हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ईवीएस में पूरे 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं। पूरे 30 में से 30 नंबर कैसे आए? तो हाँ, अवश्य आ सकते हैं। और आप कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए कुछ ट्रिक और कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक अवश्य देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और सीटेट बिना पढ़े हुए भी कैसे पास करें, इस पर भी वीडियो आपको दी जा चुकी है। ठीक है, यानी ट्रिक और टिप्स पर वीडियो आपको मिलती रहती है। तो पिछली ये वीडियो है, इस पर आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया है। तो अब आपको सब्जेक्ट वाइज सारी मतलब ट्रिक और टिप्स मिलेंगे। आज हमने ईवीएस का टॉपिक लिया है, तो ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर कैसे करें। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो यकीन मानिएगा, आपके 30 में से 30 नहीं, 30 में से 28 नंबर अवश्य आएंगे। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यानी आज हमने वो टॉपिक लिए हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। और कुछ, अब आपके पास समय भी कम है, तो कुछ मैं लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको और भी टिप्स दूंगी कि उनसे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीईआरटी बुकों की। तो आपको एनसीईआरटी बुकों को अवश्य पढ़ लेना है, क्योंकि 15 नंबर आपके एनसीईआरटी बुकों से ही बनते हैं। अब देखो, एनसीईआरटी बुकों को बहुत से बच्चों ने पढ़ लिया होगा, वन लाइनर भी मिल गए होंगे, ये सारी चीजें हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको अवश्य क्लियर करने हैं। जैसे का आपका हाथी से प्रश्न बनता है, आपका मधुमक्खी से प्रश्न बनता है, तो आपको एक एक लाइन अवश्य पता होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपके अब जो प्रश्न बनते हैं वो, ठीक है, आपके कारण और अभिकथन पर प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कारण और अभिकथन पर प्रश्न बनते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हाथी से प्रश्न बनता है आपका कि हाथी के बच्चे का 200 किलो वजन होता है, या फिर हाथी एक दिन में 200 किलो चीज खाता है। इस तरीके से आपको घुमा के दे दिया जाता है। ठीक है, या फिर हाथी के बच्चे का 100 किलो वजन होता है, या फिर हाथी एक दिन में 100 किलो झाड़ियां खाता है। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन पता होना चाहिए कि 100 किलो उसका वजन होता है या फिर वो झाड़ियां खाता है, 200 किलो उसके बच्चे का वजन होता है या फिर वो झाड़ियां खाता है। तो कारण अपकथन वाले यानी 4 प्रश्न आपको मिलेंगे हाथी से, उसमें कोई एक गलत होगा, या हो सकता है आपके 3 गलत हो, कोई एक सही होगा। तो इस तरीके से तो बिल्कुल एक एक लाइन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसी तरीके से मधुमक्खियों से कि क्या रानी मधुमक्खी अंडे देती है, ठीक है, या श्रमिक मक्खियां अंडे देती है, यानी 4 में से कोई एक गलत होता है और कोई, या फिर कोई एक सही होता है। इस तरीके से तो यहाँ आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो एनसीईआरटी बुकों को आपने पढ़ लिया होगा, नोट्स बना लिए होंगे, तो एक एक लाइन को बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। आप ये जो भी टॉपिक है इनको कहीं नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर जब भी आप ठीक है, और आपको ये टॉपिक क्लियर भी करने हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो आपको क्लियर करने हैं। तो आप एनसीईआरटी आपको किस तरीके से पढ़नी है, इसे आप समझ गए होंगे कि आप कारण अवकथन वाले प्रश्न बनते हैं, तो बड़े बड़े प्रश्न भी बनते हैं। तो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है कि कौन सा सही था कौन सा गलत था, इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो, वीडियो थोड़ा लंबी होगी, समझाने में टाइम होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखोगे तो अवश्य 30 नंबर आएंगे। इसके साथ ही साथ आपका थीम और उपथीम, देखो ये 15 नंबर तो आपके हमने एनसीईआरटी बुकों से आपको बनने ही बनने हैं। आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और वन लाइनर की वीडियो आप अवश्य देखें। ठीक है, ईवीएस के लिए, ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुकों की आप वन लाइनर की वीडियोस अवश्य देखा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इस चैनल पर तो आपको ज्यादा वीडियो मैं नहीं दे सकती हूँ, समय भी कम है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो वन लाइनर की, तो हमारा वंदना अकेडमी, ठीक है, वंदना अकेडमी नाम से चैनल है, तो आप वहां जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहां आप देख सकते हो, आपको पेडागोजी की अलग प्लेलिस्ट मिलेगी और प्रैक्टिस सेट की अलग मिलेगी। तो आप वहां जाकर के देख सकते हो, आप चाहे तो। ठीक है, और अब बात करते हैं पेडागोजी की। देखो, प्रश्न अगर आपका थीम और उप थीम से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है ईवीएस में, तो आपको अपनी थीम पता होनी चाहिए, उप थीम भी पता होनी चाहिए, कितनी थीम है कितनी उप थीम है। और इसके साथ ही साथ आपको शिक्षण विधियां भी
अवश्य पता होनी चाहिए। देखो शिक्षण विधियों की बात करें तो आपको सीडीपी की भी शिक्षण विधियां पता होनी चाहिए, आपको भाषा की शिक्षण विधियां भी आनी चाहिए, ईवीएस की भी आना चाहिए, मैथ की भी आनी चाहिए। यानी आपको सारी शिक्षण विधियों का पता अवश्य होना चाहिए। शिक्षण विधियों से आपके ठीक है 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, कभी कभी 1 या कभी आपके 2 प्रश्न अवश्य बनते हैं। बात करते हैं ईवीएस में, तो करके सीखने पर आपको ज्यादा बल देना है, बच्चे को करके सिखाना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने टैग वर्ड्स की वीडियोस अवश्य देख ली होगी, आशा करती हूँ। नहीं देखी है तो ईवीएस के टैग वर्ड्स भी अवश्य देख लीजिएगा। कुछ टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सभी विषयों में कार्य करते हैं, जैसे आपका केवल आ जाए, ही भी। ठीक है, बच्चे को आपको दंड नहीं देना है, क्लास से बाहर नहीं निकालना है, हतोत्साहित नहीं करना है, ये सारी चीजें हैं। और टैग वर्ड्स की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां आपको सारे टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, तो टैग वर्ड्स अवश्य देख लें, साथ ही साथ कीवर्ड्स भी अवश्य देख लें। इसके साथ साथ आपका द्रव्यमान से प्रश्न ईवीएस से पूछा जाता है, और ये सारे टॉपिक मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स से जो आपके पीवाईक्यू होते हैं उनसे ही लिए हैं, आपके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों से ही लिए हैं। ठीक है, आप स्वयं देख सकते हो कि इन टॉपिकों से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो द्रव्यमान से प्रश्न आपका बनता है, अदिश राशियां भी पूछ ली जाती है, सदिश राशियां भी पूछ ली जाती है आपकी। आपने ये टॉपिक अगर नहीं पढ़े हैं तो इन टॉपिकों को एक बार अवश्य पढ़ लें कि ये क्या है, अदिश राशियां क्या है, सदिश राशि क्या है, द्रव्यमान क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ चाल से भी प्रश्न आपका बनता है, दूरी से प्रश्न आपका अवश्य बनता है, चाल दूरी। दिशाओं का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, दिशाओं का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। दिशाओं के ज्ञान के लिए आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, यहाँ ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर दाईं तरफ पूरब और बाईं तरफ आपका पश्चिम। ठीक है, तो इस तरीके से और आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए कि अपने भारत का मैप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, मानचित्र को। और अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो दिशा, ठीक है, सीमाओं का ज्ञान, दिशाओं का ज्ञान। देखो दिशाओं से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक व्यक्ति पहले उत्तर की तरफ चला, फिर पश्चिम की तरफ चला, फिर उसका मुंह इधर है, तो इस तरीके से दिशाओं से प्रश्न बनता है। सीमाओं से प्रश्न बनता है, जैसे कि आपका ले लेते हैं गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, सिर्फ भारत का ही मैं पढ़ना है, इसमें बाहर का कुछ भी नहीं आता है आपको। भारत के यानी अपने देश के सभी राज्यों की सीमाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन से राज्य की सीमा किस राज्य से छूती है, कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो सीमाओं से प्रश्न बनता है आपका। इसके साथ साथ ऊष्मा है, ऊर्जा है, यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये कुछ आपके साइंस के टॉपिक हैं, यहाँ से लेकर प्रश्न आपके बनते हैं। देखो 15 नंबर की एनसीईआरटी तो पढ़नी है आपको, लेकिन 15 नंबर की जो पेडागोजी है तो वहां प्रश्न आपके बहुत पूछ लिए जाते हैं। ये सारे टॉपिक आप अभी क्लियर कर सकते हो, एक दिन में ही कर सकते हो, छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। और जब भी आप पीवाईक्यू लगाए, पीवाईक्यू डेली आपको एक लगाना ही लगाना है, पीवाईक्यू लगाएं तो वहां इन टॉपिकों को अवश्य देखें कि प्रश्न कैसे बनते हैं। और इसके बाद आपका चंद्रमा और पृथ्वी पर कभी कभी आपका घनत्व तो पूछ लिया जाता है, या फिर कभी द्रव्यमान पूछ लिया जाता है। प्रश्न आपके इस तरीके से बनते हैं कि यदि कोई व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, या फिर चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर कितना होगा, पृथ्वी पर इतना घनत्व है तो चंद्रमा पर कितना होगा, चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर कितना होगा। इस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। वायुमंडल की जो भी आपकी परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, तो इनका भी आपका प्रश्न आपके बन जाते हैं। अब देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि इन सारे टॉपिकों से प्रश्न अवश्य आएंगे, हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिकों से प्रश्न नहीं भी आए। ठीक है, लेकिन ये 2-3 साल के पेपर है, ठीक है, जहां यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो हो सकता है किसी एक तो टॉपिक से प्रश्न नहीं भी आए, लेकिन ज्यादातर आपके इन टॉपिकों से प्रश्न बनते ही बनते हैं। देखो अपसारी, अपसारी, तार्किक और विश्लेषणात्मक प्रश्न, इससे अभी जुलाई 2024 में आपका प्रश्न पेपर हुआ था, तो उसमें आप देख सकते हो इससे प्रश्न पूछा गया है।
अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, अपसारी प्रश्न क्या होते हैं, तार्किक क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक क्या होते हैं। किसी चीज का विश्लेषण करना विश्लेषणात्मक हो गया। अपसारी यानी एक ही चीज को कई तरीकों से सोचना, ये आपका अपसारी हो गया। और किसी एक ही बिंदु का पर टिके रहना, बंधा बनाया प्रश्न, ठीक है, तो ये अपसारी होता है। और तार्किक यानी तर्क के साथ, तार्किक आपका, अब ज्यादा हम डिटेल में इन सारी चीजों को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीएफ 2005 से प्रश्न आपका ईवीएस में अवश्य पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 क्या कहता है, ईवीएस को यानी बाकी सब्जेक्टों के, बाकी विषयों के साथ जोड़ करके पढ़ाने पर ये बल देता है। अलग से ईवीएस की कोई भी पाठ्य मतलब आपकी पाठ्य पुस्तक नहीं है कक्षा 3 तक, तो इस तरीके से तो ये एनसीएफ 2005 कहता है। और बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके ईवीएस की मतलब उस ईवीएस का अधिगम कराया जाए, ईवीएस की शिक्षा दी जाए, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 कहता है। इसको थोड़ा सा मैंने समझा दिया, तो इसको भी आपको पढ़ना है। आप भी इसको इस तरीके से, वैसे आप इसको पूरा पढ़िएगा, लेकिन इसको आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एनसीएफ 2005 भाषा के उसमें क्या है उसका योगदान, ठीक है, ईवीएस में क्या योगदान है, सीडीपी में क्या योगदान है, तो इस तरीके से आपको पढ़िएगा। ग्रीन हाउस गैसें आपकी कौन कौन सी है, तो आपको अपनी ग्रीन हाउस गैसों के नाम अवश्य पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसों से प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाता है। इसके साथ साथ एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट आपका अवश्य क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। अभी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एनसीईआरटी का प्रत्येक एक एक लाइन आपको क्लियर पढ़नी है। ऐसा नहीं कि फिर हाँ हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी, वन लाइनर भी पढ़े थे, लेकिन वहां प्रश्न आते हैं फिर कंफ्यूजन हो जाती है, अब भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ खाद्य श्रृंखला से भी प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है, तो खाद्य श्रृंखला से भी आपके प्रश्न बनते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, तो ये कुछ टॉपिक थे। अब हम बात कर लेते हैं कि अब इन कम दिनों में आपको किस तरीके से अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी है, इसके लिए आप किस तरीके से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब आपको ईवीएस के लिए एक पीवाईक्यू डेली लगाना है, ठीक है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ईवीएस की ही, तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएस के ही आप 5 पीवाईक्यू लीजिएगा, और ये 2024, ठीक है, 23, 22, 21 इस तरीके से लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको लगाना है। 24 में भी आपके 2 हुए थे, 23 में भी हुआ था, 22 में, 21 में, यानी लास्ट वाले आपको पीवाईक्यू ले रहे हैं। और यहाँ से देखिएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। टॉपिक तो मैंने क्लियर करा ही दिए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। पेडागोजी के प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा करके सीखने के अवसर देने हैं। खोज की बात आ जाए, ठीक है, खोज के अवसर ज्यादा उपलब्ध कराने हैं। परिवेश से जोड़ करके पढ़ाइएगा, जैसे कि आप मान सकते हैं पर्यावरण, बच्चे को आप प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो उसके आसपास की चीजें दिखा दीजिएगा। जल प्रदूषण में बच्चे को गंदी नाले दिखाइए, तालाब दिखाइएगा, बड़े बड़े नालों के उदाहरण मत दीजिएगा, बड़ी बड़ी गंदी नदियों के उदाहरण मत दीजिएगा, बच्चे को उसके साथ जोड़ करके पढ़ाइएगा, ठीक है। आप बच्चे को वायु प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो कहीं आसपास आपके जहाँ धुआं होता हो, ठीक है, वो सारी चीजें दिखा सकते हो। बच्चे को कोई भी चीज है ज्यादा से ज्यादा आप उसको अवसर प्रदान करते हैं, तो इसके लिए ये आपके सभी टैग वर्ड्स होते हैं, तो टैग वर्ड्स आप प्ले लिस्ट में जाकर के अवश्य देख लेना। तो आपको पीवाईक्यू डेली अवश्य लगाना है, तो 5 पीवाईक्यू आप अच्छे से लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ठीक है, आप जैसे आज आपने ये एक ही दिन में लगा लीजिएगा। अगर आप ईवीएस ईबीएस के लगा रही हो, दूसरे दिन फिर से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओएमआर भरना सीखिएगा, ओएमआर कैसे फिल करते हैं इस पर भी वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो रही है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। कल आपको भाषा के टॉपिक पर वीडियो मिलेगी। चैनल पर बने रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें, और अपना एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी अवश्य कर दिया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है।